नमस्कार दोस्तों, लक्षद्वीप करियर पॉइंट में आप सभी का विनम्र निवेदन और स्वागत है मेरे दोस्तों। आइए मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम जो ग्रुप डी या एसएससी जीडी या अन्य कोई एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मस्त मजेदार टॉपिक बजट लेकर आया हूं। जहां पर योजनाएं, सरकार के खर्च आदि का लेखा जोखा दिया रहता है। यहाँ से हम प्रश्न निकालेंगे और देखते हैं एग्जाम के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण होता है मेरे दोस्त। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से आए और यहाँ पर व्यय देखेंगे। उसके बाद मैं प्रश्न के माध्यम से सॉल्व किया हूँ। सरकार ने क्या बजट किस पर खर्च किया ये सब बताऊंगा मैं आपको, और बजट की कुछ हिस्ट्री भी बताऊंगा। लेकिन उसे जानने से पहले आइए हम देखते हैं आय। अर्थात आय का मतलब होता है प्राप्ति। प्राप्ति अर्थात सरकार की प्राप्ति। अब देखिए इसे हम 100 पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें दोस्तों? 100 पैसे में। अर्थात सरकार यदि 100 पैसा पाती है तो कहां से पाती है? ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है उधारी और देय। यहां से 24 पैसे पाती है सरकार मेरे दोस्तों। कितनी पाती है? 24 पैसे। ठीक है, और एक होती है पूंजीगत प्राप्ति, यहां से 1 पैसा पाती है। और एक होती है अन्य प्राप्ति, यहां से 9 पैसा पाती है। जीएसटी से 18 पैसा पाती है मेरे दोस्तों। उत्पादन शुल्क से 5 पैसा पाती है। सीमा शुल्क से 4 पैसा पाती है। आय कर से, आय अर्थात इनकम, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है, 22 पैसा पाती है। निगम कर से 17 पैसा पाती है। इस तरह से टोटल हो जाता है 100 पैसा बराबर 1 रुपया, अर्थात 1 रुपया। तो 1 रुपए में सरकार सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त कर रही है मेरे दोस्तों? तो आपसे पूछेगा कि सरकार के आय का सबसे बड़ा मद क्या है, तो आप कहेंगे उधारी देय। अर्थात सरकार जो उधार पाती है या कोई सरकार को देता है, जैसे उधार लेती है जापान से, विश्व बैंक से, या आरबीआई से भी ले सकती है, या कहीं से लोग सरकार को सहयोग करते हैं, तो सरकार को जो सहयोग और उधारी प्राप्त होती है 24 पैसा प्राप्त होती है दोस्तों। और सरकार को सबसे कम क्या प्राप्त होता है? पूंजीगत प्राप्ति। क्या होती है मेरे दोस्तों? पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, जीएसटी से सरकार कितना कमाती है? 18 पैसा। जीएसटी से हमें कितनी प्राप्ति होती है? 18 पैसा। और अन्य प्राप्ति हमारा 9 पैसा होता है। अगर सीमा शुल्क देखा जाए मेरे दोस्तों तो 4 पैसा। और इस बजट में सरकार सीमा शुल्क घटाकर 2.5% कर दी है। 2.5%। इन सारी छोटी छोटी बातों को मैं बताऊंगा दोस्तों। आयकर से सरकार कितना पाती है? 22 पैसा। अर्थात जीएसटी से ज्यादा सरकार किससे प्राप्त कर रही है? आयकर से। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे सरकार का जो व्यय है, सरकार का जो व्यय है, व्यय के मध्य में सरकार जो योजना चलाती है 8 पैसे खर्च। कितने खर्च करती है मेरे दोस्तों? 8 पैसे। अन्य खर्च में सरकार 8 पैसे करती है। पेंशन पर सरकार 4 पैसे खर्च करती है। राज्य की हिस्सेदारी 22 पैसे। देखिए दोस्तों, जितना भी टैक्स आदि का कलेक्शन होता है केंद्र सरकार अपने पास रखती है। जितने भी आय आदि का कलेक्शन होता है यहाँ पर दिखाएगा स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी। जितने भी टैक्स और ड्यूटी से स्टेट का शेयर होता है तो स्टेट में बांटती है सरकार। कितना? 22 पैसे। अब वित्तीय खर्च करती है 8 पैसे। छूट देती है सब्सिडी 6 पैसे। रक्षा पर खर्च करती है 8 पैसे। ब्याज देती है 20 पैसे। ठीक है, और सेंट्रल स्कीम, अब देखिए 2 योजना होती है। देखिए दोस्तों, योजनाएं 2 होती है। एक योजना क्या होती है जो डायरेक्ट केंद्र सरकार लगाती है, और एक योजना क्या होती है केंद्र सरकार राज्यों में हिस्सेदारी देकर देती है। जैसे मान लीजिए कोई योजना राज्य लगाया तो उस योजना में केंद्र सरकार भी कुछ मदद करती है। तो उस तरह का खर्च ए है जो होता है 16 पैसा। कितना होता है? 16 पैसा। लेकिन जिन योजनाओं को सरकार स्पॉन्सर की है तो उसे हम 8 पैसा कहेंगे। तो इसे क्या करिएगा दोस्तों, आप लिखिएगा सरकार के व्यय का मद।
अर्थात 100 पैसे बराबर। तो इसमें लिखेंगे कि पेंशन 4 पैसा, राज्य की हिस्सेदारी 22 पैसा। तो यही पूछेगा कि सरकार के खर्च का सबसे बड़ा मद क्या है, तो राज्य की हिस्सेदारी। खर्च मतलब व्यय, क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, तो आप कहेंगे राज्य की हिस्सेदारी। ठीक है दोस्तों, अब इसे जानने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ आते हैं। ये जो बजट पास हुआ है कौन सा, 2025 और 26 का, ठीक है। अब इसे देखेंगे, रक्षा पर 6.81 लाख, यहां पर लिखेंगे लाख, उसके बाद लिखेंगे करोड़, कितना हुआ है, ठीक है। और रेलवे, रेलवे को कितना दिया गया, 2.55 लाख करोड़, करोड़। देखिए दोस्तों, 2017 से आम बजट में रेल बजट को भी जोड़ दिया गया, लेकिन 2017 से पहले रेल का अपना अलग बजट होता। लेकिन अब देखिए उसी तरह से शिक्षा पर, अब देखिए हम शिक्षा पर कितना कम खर्च कर रहे हैं, 1.48 लाख करोड़, हर जगह आगे लाख करोड़ होगा। और स्वास्थ्य पर हम कितना कर रहे हैं, 1.30 लाख करोड़, हर जगह लाख करोड़ होगा। कृषि पर 1.52 लाख करोड़, ठीक है। उसी तरह से बुनियादी ढांचा, बुनियादी का मतलब होता है जो हम विकास कर रहे हैं, 11.11 लाख करोड़, ठीक है। महिला और बाल विकास पर 3.12 लाख करोड़। उसी तरह से स्टार्टअप और एमएसएमई, अर्थात सरकार जो बुनियादी विकास कर रही है इसके माध्यम से, एमएसई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के माध्यम से, तो 2.20 लाख करोड़। अब पूछेगा कि सरकार के खर्च का, सरकार के बजट का सबसे बड़ा बजट क्या होता है, रक्षा बजट। क्या होता है मेरे दोस्तों, रक्षा बजट। रक्षा बजट पर हम कितना खर्च करते हैं, 6.81 लाख करोड़। रेलवे पे हम करते हैं 2.55 लाख करोड़, मोटे तौर पर 2.5 लाख करोड़। शिक्षा पर, अब देखिए शिक्षा को हम तो कर रहे, शिक्षा को थोड़ा सा बढ़ा करके 5 लाख करोड़ कर दिया जाए, और ये स्वास्थ्य वाला भी बढ़ा करके 5 लाख करोड़ कर दिया जाए। अगर इन दोनों को बढ़ा दिया जाए तो भारत में काफी अंतर आएगा आज के 4 साल 5 साल 10 साल पहले मेरे दोस्तों। ये तो मेरी संभावना है, लेकिन सरकार की जो मंशा है 1.48 लाख करोड़, ठीक है दोस्तों। तो ये देखना चाहिए, देखिए आपकी भी जानना और समझना जिम्मेदारी है। हम लोग जिम्मेदार नागरिक कैसे बनेंगे, सरकार क्या आय व्यय कर रही है, सरकार क्या खर्च कर रही है, सरकार क्या बजट बना रही है, इन सब चीजों को हमें जानना अवश्य चाहिए। ये तो सरकार ने आवंटित राशि है, सरकार की क्या है, आवंटित राशि है 2025-26 के लिए। लेकिन अब यहां पर देखेंगे कि सरकार ने कुल कितना बजट पेश किया है, सरकार ने कितना बजट पेश किया है। तो उससे पहले जानेंगे, केंद्रीय बजट हर साल कब पेश किया जाता है, 1 फरवरी को, ठीक है। कब, 1 फरवरी को। तो इस बार पेश हुआ है 1 फरवरी 2025 को। इसमें कोई दो राय नहीं है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पेश की है। किस तारीख को, 1 फरवरी। और दोस्तों 1 फरवरी से एक दिन पहले 31 जनवरी 31 जनवरी 2025 को क्या आया है, आर्थिक आर्थिक सर्वेक्षण, सर्वेक्षण, ठीक है। आपसे पूछेगा कि आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया, 31 जनवरी 2025। अब बजट कब पेश किया गया, 1 फरवरी 2025। कारण है बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, ठीक है। अब देखिए रेलवे बजट कब से शामिल किया गया, 2017 से। किसमें, केंद्रीय बजट में। पहले 2 बजट होता था,
केंद्रीय बजट जिसे हम आम बजट कहते थे, और एक रेलवे बजट। तो रेलवे बजट को 2017 से समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जिसे हम इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं, यह एक दिन पहले पेश होता है मेरे दोस्तों। और कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, भारत का पहला बजट 1860 में किसने पेश किया? जेम्स विल्सन ने। अब देखिए, जेम्स विल्सन जो थे स्कॉटलैंड के, कहाँ के? स्कॉटलैंड के। ये जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोई हल्के इंसान नहीं थे, ये क्या थे? उद्योगपति थे, उद्योगपति थे। और एक पत्रिका चलाए थे जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिस्ट। इकोनो इकोनॉमिस्ट पूछता है दोस्तों, इकोनॉमिस्ट पत्रिका, ये दुनिया की सबसे बड़ी पत्रिका है। इसके जनक है जेम्स विल्सन। और जेम्स विल्सन कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं। और क्या थे? पूंजीपति थे। और क्या पेश किए? भारत का बजट 1860 में। देखिए, बजट दो तरह से हम पढ़ते हैं, एक आजादी के पहले का बजट और एक आजादी के बाद का बजट। आजादी के पहले का बजट और आजादी के बाद का बजट। तो आजादी के पहले के बजट जो अंग्रेजों ने पेश किया, उनमें अंग्रेजों का मेन मकसद था अधिक से अधिक लाभ कमाना भारत से, न कि खर्च करना। लेकिन आजादी के बाद हमारे बजट का रूपरेखा चेंज हो गया। आजादी के बाद हम क्या किए? अधिक से अधिक खर्च करना, व्यय करना, सब्सिडी देना, बुनियादी विकास करना, शिक्षा, एजुकेशन, रक्षा को मजबूत बनाना। लेकिन अंग्रेजों का एजुकेशन पर, शिक्षा पर आदि पर विशेष कोई फोकस नहीं होता था। ज्यादा से ज्यादा फोकस होता था उनका लाभ कमाने। ठीक। अब देखिए, पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। हालांकि बजट पेश करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी। ठीक है। क्यों? देखिए, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो जब इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया था, बैंकों का 1969, तो मोरारजी देसाई उस समय वित्त मंत्री थे। तो मोरारजी देसाई इस्तीफा दे दिए। तो जब मोरारजी देसाई इस्तीफा दे दिए थे, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, स्वयं बजट पेश कर दी। लेकिन यदि वित्त मंत्री की बात की जाए, तो निर्मला सीतारमण जी पहली महिला वित्त मंत्री हैं। और कब से है? 2019 से। क्या है? अब तक 2019 से है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और अगर पूछेगा सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया, तो मोरारजी देसाई जी ने। कितनी बार मेरे दोस्तों? 10 बार। मोरारजी देसाई जी ने कितनी बार बजट पेश किया था? तो 10 बार मेरे दोस्तों। ठीक। अब अगर हम देखते हैं बजट क्या होता है, क्या होता है ये बजट, तो बजट एक वार्षिक वित्तीय योजना होती है। ये क्या होती है? बजट एक वार्षिक वित्तीय योजना होती है। अब देखिए, वित्त का आशय क्या होता है? वित्त धन नहीं होता है। वित्त वह धन होता है जो खर्च के लिए रखा गया। धन का संबंध खर्च से नहीं है, धन का संबंध खर्च से नहीं है, लेकिन वित्त का संबंध खर्च से है मेरे। तो जो खर्च योजना बनाकर किया जाता है, जिसमें सरकार अपनी आय अर्थात रिवेन्यू और व्यय अर्थात एक्सपेंडिचर का अनुमान लगाती है। तो डिफिनेशन क्या निकल के आता है? सरकार की वित्तीय योजना, सरकार की एक वित्तीय योजना जो आय व्यय के लिए, आय व्यय के लिए अनुमान लगाती है। ठीक है। और भारत का संविधान, सॉरी, हमारे भारत के संविधान में, हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 के तहत सामान्य बजट पेश किया जाता है, अर्थात एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों। बजट क्या होता है? देखिए, पहले बजट शब्द का सामान्य अर्थ चमड़े का थैला होता, लेकिन बाद में निर्मला सीतारमण जी जब 2019 में आई, तो रेड बैग लेकर आई। ठीक है। और उसके बाद 2021 से पेपरलेस कर दिया गया, 2021 पेपरलेस कर दिया गया, 2019 से रेड बैग कर दिया गया।
और 2017 से रेल बजट को इमर्ज कर दिया गया आम बजट में। तो ऐसे डेट और पहली बार 1860 में पेश किया गया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये सब जानना चाहिए, जानने योग्य बातें हैं, जरूर जानना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद अब देखते हैं कि बजट में सरकार इस माध्यम से हम समझेंगे क्या क्या लेकर आई, कितना धन लेकर आई, सबसे ज्यादा कहां खर्च की और कौन सी योजना विशेष कर लाई, वो सारी चीजें हम यहाँ आपको बताएंगे। जैसे वित्त वर्ष 2025-26 केंद्रीय बजट की कुल राशि कितनी है मेरे दोस्तों, तो कुल राशि आपकी 50.65 लाख करोड़, बिग अमाउंट कितना है, 50.65 लाख मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे बजट 2025 में राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा का अनुमानित लक्ष्य क्या रखा गया है, तो राजकोषीय घाटा का अनुमानित लक्ष्य 4.4 रखा गया। इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करिएगा। पिछली बार 4.8% था, अर्थात इस बार कुछ कम हुआ है, इस बार कुछ कम हुआ है मेरे दोस्तों। ठीक है, और सरकार लक्ष्य रखी है 2027 तक, क्या 2027 तक क्या करना, राजकोषीय घाटे को बराबर करना, अर्थात हमारा आय और व्यय बराबर हो। ठीक, ये समझेंगे। राजकोषीय घाटा हमारा इतना है मेरे दोस्तों, पिछले साल इतना था। ठीक है, और कब तक सरकार राजकोषीय घाटे को बराबर करने वाली है, बैलेंस पर करने वाली है, 2027 में, गौर करेंगे। ठीक, अब देखेंगे बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र पर कितना खर्च किया जाएगा। अभी आपको पिछले स्लाइड में हमने बताया था 6.81 लाख करोड़ सबसे ज्यादा है। ये बजट में क्या है, सबसे ज्यादा मद किसको, रक्षा को। ठीक है, और वही पैसे की बात की जाए तो 6 पैसा। ठीक, आगे ध्यान देते हैं, रेलवे बजट 2025-26 में कितनी राशि आवंटित की गई है, तो रेलवे को इतनी राशि आवंटित की गई है। इंपॉर्टेंट है, यदि आप ग्रुप डी में बैठेंगे, यदि आरपीएफ में बैठेंगे या एनटीपीसी किसी एग्जामों में बैठेंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेलवे को इतना बजट दिया जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बजट 2025 में एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इस पर भी एक वीडियो मेरा पिछला चैनल पे है, इसे जरूर देखिएगा। इसे हमने समझाया है बहुत ही सरल तरीके से मेरे। तो क्षेत्र के लिए कितनी राशि, तो 2.2 लाख करोड़, अर्थात जितने सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग है, इस पर सरकार इतना धन आवंटित करेगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान देंगे, एक होता है मुद्रा, मुद्रा मुद्रा योजना। तो आपको पता है मुद्रा योजना के तहत सरकार माइक्रो यूनिट, माइक्रो मतलब समझ रहे हैं, सूक्ष्म उद्योग को, सूक्ष्म उद्योग को क्या करती है, लोन देती है, सूक्ष्म उद्योग को लोन देती है मेरे दोस्तों। तो पहले कितना देती थी, 10 लाख बिना किसी गारंटी के। अगर आपके पास रेवड़ी पटरी आदि कोई बिजनेस करते हैं, सूक्ष्म उद्योग बैठाते हैं, तो सरकार विदाउट एनी गारंटी आपको 10 लाख देती थी। लेकिन इस बजट में इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, याद रखिएगा जरूर कि मुद्रा योजना के तहत अब कितनी लोन देने की बात की जा रही है, 20 लाख, पहले कितना था, 10 लाख। ठीक, आगे ध्यान देंगे, बजट 2025 में वंदे भारत ट्रेन, जान ही रहे हैं, परियोजना के तहत कितनी नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, 500। रेलवे ग्रुप डी आदि के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट, आरपीएफ के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी,
पहले इसको कहा जाता था ट्रेन 18, क्या कहा जाता था? T18। अब क्या कहा जाता है? वंदे भारत ट्रेन। याद रखेंगे कितनी नहीं चलाई जाएगी? 500। ठीक, अगला ध्यान देंगे, पीएम किसान सम्मान निधि। याद रखेंगे क्योंकि भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है किसानों के लिए। देखिए, यदि हम किसान के लिए और बेरोजगार के लिए और गरीब के लिए और महिला के लिए कुछ अच्छा कर देते हैं तो बड़ा अच्छा बजट पेश कर देते हैं। किसानों के लिए, किसानों पर कोई ध्यान नहीं देता, बेरोजगारों पर कोई ध्यान नहीं देता, गरीबों का कोई ध्यान नहीं देता, महिला का कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो हमारा बजट सबसे अच्छा बजट हो जाएगा। ठीक है, तो 2025 में कितनी राशि दी जाएगी? 75,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। ठीक मेरे दोस्तों, आप जानते हैं इसके तहत 2,000 रुपए दी जाती है। कितनी दी जाती है? 2,000 रुपए। साल में कितनी दी जाती है? 6,000 रुपए। 2,000 की 3 किस्त होती है ना? कितनी किस्त? 3 किस्त। कितनी हो जाती है? 6,000। आगे ध्यान देंगे, बजट 2025 में भारत सरकार का मुख्य लक्ष्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुख्य लक्ष्य क्या है? डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? डिजिटल। बुनियादी ढांचे का विकास करना, रोजगार का सृजन करना, ये 3 मुख्य विषय हैं। उपरोक्त सभी ये याद रखेंगे मेरे दोस्तों कि जो 2025 वाला बजट आया है डिजिटल इंडिया होगा, बुनियादी विकास पर ध्यान दिया जाएगा, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी हम बताएंगे कि सरकार कितने युवाओं को स्किल्ड बनाएगी और कितने युवाओं को रोजगार प्रोवाइड कराएगी, सरकारी माध्यम से, प्राइवेट माध्यम से। ठीक है, और कितना रोजगार दे रही है आपको पता ही होगा। तो बजट 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि दी गई? ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बजट है मेरे दोस्तों। राशि तो क्या कहेंगे? 89,287, 89,287 करोड़। ठीक है इंपॉर्टेंट। आगे याद ध्यान देंगे, बजट 2025 के अनुसार 25-26 में जीडीपी वृद्धि दर अनुमान कितना है? 7। कितना है? 7। देखिए, हमारे भारत में इस समय चिंता के 3 विषय हैं। क्या है? विकास, अंतरराष्ट्रीय लेवल के मुकाबले हमारा वैसे तो हमारा देश बहुत विकास कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, होना भी चाहिए। और दूसरी महंगाई, महंगाई और तीसरी बेरोजगारी। इसलिए सरकार बेरोजगारी पर, महंगाई पर और विकास पर ध्यान देती है। तो ध्यान देना चाहिए कि विकास गति कितनी है, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी। ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ, आगे ध्यान देंगे, बजट 2025 में किन 2 क्षेत्रों पर सबसे अधिक वित्तीय सहायता दी गई है? तो रक्षा और बुनियादी ढांचे पर मेरे दोस्तों। तो आज के लिए कुछ इतना ही, टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ा सा लैपटॉप में आ गया है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।